Hello and good morning, students of class 11th. Today in our accountancy class we are going to start our new chapter, depreciation, chapter number 16. So first of all, what is depreciation? Depreciation होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर कुछ एक ऐसी फिक्स सेट्स होती हैं जो हमें रेगुलर कंडक्ट के लिए, बिजनेस के रेगुलर कंडक्ट के लिए ज़रूरी होती हैं. ठीक है, जैसे मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, फर्नीचर है. ठीक है, ये सब कुछ एक ऐसी एसेट्स हैं जो प्लांट और मशीनरी है जो हमें रेगुलर कंडक्ट के लिए, बिजनेस के लिए ज़रूरी होती हैं. इनका एक डेफिनेट स्पैन ऑफ लाइफ होता है, मतलब डेफिनेट टाइम पीरियड होता है, लाइफ टाइम होता है, जिसकी एक्सपायरी के बाद वो ऑब्सोल्यूट हो जाती है, वो यूज़ करने लायक नहीं रहती. जैसे हम हैं, हम जब तक सांस ले रहे हैं तब तक जी रहे हैं. ठीक है, धीरे धीरे हमारी हर रोज़ सांसें धीरे धीरे कम होती रहती हैं. तो उसी तरीके से जो प्लांट और मशीनरी है, मोटर व्हीकल्स हैं, उनकी भी धीरे धीरे वैल्यू कम होती रहती है. जो एक नई मशीनरी काम करती है उस तरीके से एक साल पुरानी मशीनरी काम नहीं करती. ठीक है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता रहता है, उसकी वैल्यू में थोड़ा थोड़ा क्या आता है, घिसाव आता रहता है, कम होती रहती है. तो फॉल इन द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ सच असेट्स ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम इज नोन एज डेप्रिसिएशन. तो वैल्यू में जितनी गिरावट आती है उसके कांस्टेंट यूज़ की वजह से वो क्या कहलाती है, हमारी डेप्रिसिएशन. डेफिनेशन गिवन है हमें. डेप्रिसिएशन इट इज़ द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. इट इज़ अकॉर्डिंग टू R.N. कार्टर. ठीक है, किसी भी वजह से ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज होता है इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, इट इज़ नोन एज द डेप्रिसिएशन. फीचर्स, डेप्रिसिएशन के फीचर्स क्या क्या हैं? इट इज़ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, फिक्स असेट की वैल्यू में डिक्लाइन होना. ये परमानेंट होता है नेचर में. ठीक है, ऐसा नहीं है एक महीने हुआ, दूसरे महीने नहीं हुआ, तीसरे महीने फिर हुआ, चौथे महीने होने के बाद पाँचवें महीने नहीं हुआ. परमानेंट होता है, ये हर साल होता है, हर महीने होता है, हर रोज़ होता है डेप्रिसिएशन. इट इज़ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यू प्रोसेस. ठीक है, ग्रेजुअल है, लगातार होने वाली चीज़ है. इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. इसके अंदर हम वैल्यू नहीं निकालते हैं असेट की, बल्कि हम कितना कॉस्ट, मतलब कम हुई है हमारी, जो हमने ख़रीदा था उस वक्त जो वैल्यू थी उससे हमारी वैल्यू कितना कम हुई है, वो चीज़ देखी जाती है. ये सिर्फ बुक वैल्यू असेट की कम करती है. ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू कम करती है. हो सकता है हमने जितना डेप्रिसिएशन लगाया उससे मार्केट वैल्यू हाई हो. टर्म डेप्रिसिएशन जो है वो यूज़ की जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली टेंजिबल एसेट्स. गुडविल पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इनटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, सिर्फ टेंजिबल फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है. ये नॉन कैश एक्सपेंस है, एक तरह से खर्चा है हमारा, लेकिन कैश में नहीं होता है. ठीक है, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की क्या क्या कारण हैं? कांस्टेंट यूज़, लगातार हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते रहते हैं, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगातार बढ़ता है. एक्सपायरी ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के बाद भी क्या होता है, हमारी जो वैल्यू है असेट की कम हो जाती है. लीगल राइट्स, अगर हमने कोई असेट है वो लीज पर ली हुई है 20 सालों के लिए, ठीक है, तो वो हर साल मान लीजिए कितने की ली है, 5 लाख की ली है, तो 20 सालों के हिसाब से अगर 5 लाख की वैल्यू को हम 20 साल में डिवाइड कर दें तो 25,000 रुपये हर साल हमें कम करने पड़ेंगे उसकी. ठीक है. ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस मीन्स मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आने से, नई इन्वेंशन आने से जो पुरानी एसेट है वो क्या हो गई, ख़राब हो गई, अब वो यूज़ में नहीं आ रही है. एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गई मशीनरी में, ठीक है, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, इसकी वजह से हमारी बिल्डिंग गिर गई, तो एक्सीडेंट की वजह से हमारी मशीनरी डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारा डेप्रिसिएशन लगता है. डिप्लेशन, डिप्लेशन क्या होता है, इट इज़ द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स. ठीक है, वैल्यू लगातार गिरती रहती है इसके अंदर. परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, हमने हमने क्या है, एक असेट खरीदी है, आज उसके दाम घट गए हैं, उसके दाम घटने की वजह से क्या कहेंगे हम, इस पर डेप्रिसिएशन लग गया है. ठीक है, दीज आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन. ट्रू प्रॉफिट और लॉस असरटेन करने के लिए, उसका अच्छे से डिटर्मिनेशन करने के लिए कि ठीक हमारे एक्चुअल जो प्रॉफिट है और जो लॉस है कितने हैं, वो डिटर्मिन करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी है एसेट्स पे.
ट्रू और फेयर वैल्यू फाइनेंशियल पोजीशन की दिखाने के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी है। एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके अंदर हम ऐड करते हैं, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है ना, उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को ऐड करते हैं, जितनी हमने डेप्रिसिएशन लगा है, तब हम एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर पहुंचते हैं। फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, अगर हमें जैसे हमने असेट को परचेज़ किया है तो उसको रिप्लेस भी करना पड़ेगा एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान, तो जितना डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं उतनी ही फंड्स हम इकट्ठे करते रहते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ कैपिटल, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स का कैपिटल में से ना दें, ताकि इस वजह से भी हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ओवर पे ना करें, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद भी एक्चुअल प्रॉफिट निकाल कर उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो ओवर पेमेंट ना हो टैक्स की। दूसरे ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज़ हैं, वेजेस में इंक्रीज मांग सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको दिखाएंगे कि हमारी असेट्स भी लगातार कम होती रही है, हमारे खर्चे ज़्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो डिमांड है एक्सेसिव वेजेस की वो कम कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा वेजेस में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन कंपटीशन, इससे कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ता है उस टाइप ऑफ बिजनेस में। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, किस किस वजह से डेप्रिसिएशन हमारा ज़्यादा या कम होता है। टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, अगर जो कॉस्ट है फिक्स असेट की, ठीक है, एक्सपेंसेस सारे लगाने के बाद क्या हो जाते हैं, हमारे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे फ्राइट है, ट्रांजिट वगैरह है, उससे हम क्या करते हैं, वो वाले तो ऐड करते ही हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन को भी ऐड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, लाइफ टाइम देखना है हमें, लाइफ कितनी है इस असेट की, कितने सालों तक ये हमारे लिए काम में आएगी। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मीन्स अगर हम इसको कल कबाड़ में भी बेचते हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे लिए, ओके। मैथड्स, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, हम ये दो ही मेथड करेंगे, वैसे तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं पर हम ये दो ही मेथड करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये जस्ट दो ही मेथड है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, सिंपल ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसको कहा जाता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। ईयरली डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट जितने की हमने असेट खरीदी है माइनस स्क्रैप वैल्यू जो उसकी रहेगी, मतलब जब हम कबाड़ में बेचेंगे तो उस वक्त उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। जैसे इसके अंदर है, हमने 1 लाख की असेट खरीदी, स्क्रैप वैल्यू इसकी 15,000, 10 साल तक चलेगी, तो इसकी जो डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल 50 से 100 रुपये लगेगा, ठीक है। मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड सिंपल है, हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन लगता है, कभी किसी साल कम या ज़्यादा का कोई इसमें पंगा नहीं होता। असेट्स पूरी तरह से राइट ऑफ कर दी जाती है। नॉलेज, हमें ओरिजिनल कॉस्ट भी पता चलता है और अप टू डेट डेप्रिसिएशन भी इसमें पता चलता रहता है। डीमेरिट्स, डिफ़िकल्टी इन कंप्यूटेशन, इसको कंप्यूट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अलग अलग मशीन्स के अलग अलग लाइफ स्पैन होते हैं और जो लाइफ स्पैन है वो हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कोई मशीन कितने सालों तक चलेगी। अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, इनकम के ऊपर अलग अलग चार्ज लगते हैं, क्यों, डेप्रिसिएशन तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती रहेगी हमारी जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो चेंज होता रहेगा। अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स, फालतू का प्रेशर रहेगा लास्ट के साल्स में, क्यों, अब वो मशीन यूज़ करने लायक तो है नहीं, जैसे 9th-10th ईयर है उसमें यूज़ करने लायक तो है नहीं, तो उसके बाद भी हम क्या करें, उसको यूज़ करते जा रहे हैं, क्या पता वो एक्चुअल वैल्यू हमारी दे भी या ना दी। ओमिशन ऑफ द इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट फैक्टर क्यों, हम कभी भी इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे तो हमें किसी ना किसी तौर पे उससे रिटर्न मिलता है, तो रिटर्न का तो इसमें कुछ फैक्टर दिया ही नहीं हुआ, सिर्फ खर्चे का दिया हुआ है, इनकम का तो हमें फैक्टर दिया ही नहीं है। अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट्स टू ज़ीरो, किसी भी एसेट की वैल्यू कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती, इट इज़ एन अनरियल सिचुएशन। डिफ़िकल्टी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू, हम किसी भी एसेट की स्क्रैप वैल्यू प्रॉपर अमाउंट से डिटर्मिन नहीं कर सकते कि ये कबाड़ में हमारा इतने ही रुपए का बिकेगा।
हो सकता है उससे ज़्यादा का बिके, हो सकता है उससे कम का बिके, ठीक है। ये suitable कहाँ पर है? It is suitable only in the valuation of those assets whose useful life can be estimated accurately, जिसकी यूज़ की लाइफ एक्यूरेटली एस्टिमेट की जा सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर डेप्रिसिएशन थ्योरी। कल से हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, हम इसके सम्स कल से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो आपका आज का वर्क है इसकी पूरी थ्योरी करके आनी है, इसके सूटेबिलिटी, डिमेरिट्स, मेरिट्स, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, फैक्टर्स डिटरमिनिंग इट, नीड एंड इट्स फीचर्स विद कॉजेज एंड डेफिनेशन। ये सब आपको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट करके लाना है। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना हो तो उसके बारे में आप कभी भी पूछ सकते हैं मैसेज करके। और आज के लिए आप अपना वर्क पूरा करके रखिएगा क्योंकि कल हम इलस्ट्रेशंस इसके स्टार्ट कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।